गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 2 मेघ आए, पार्ट 2 को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। पाठ के पहले, प्रश्नोत्तर के पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और अपने विचार हमें अवश्य दें कमेंट के रूप में, ताकि आपको और आगे क्या पढ़ना है, क्या समझना चाहते हैं, क्या समझ में आया नहीं आया, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं। तो मेघ आए में हम लोगों ने कविता पढ़ी, कविता के भावार्थ पढ़े। अब उसके प्रश्नोत्तर के लिए हमें किस तरह से अपने पाठ को तैयार करना है, ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे नंबर हम ला सकें, इसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत है। एक एक पंक्तियों से एक एक शब्द, एक एक प्रश्न, एक एक का भाव। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य सीबीएसई के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनके काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य का सौंदर्य उपस्थित करें, प्रस्तुत करें, लिखें, जो भी हो। आईसीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए जो उनका पैराग्राफ होता है उससे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नोत्तर के तरीके किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेघ आए कविता का काव्य सौंदर्य क्या है। मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था कि काव्य सौंदर्य को उपस्थित करने के लिए अलंकार, रस, छंद आदि के उपयोग किए जाते हैं। अलंकार अर्थात काव्य का आभूषण। काव्य के लिए जिन शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द उनके आभूषण होते हैं। जैसे मेघ आए कविता में जो उपमान है, उपमा किसे कहते हैं? किसी चीज को बताने के लिए उसके जो उदाहरण के लिए जो शब्द लिए जाते हैं, जो प्रतीक लिए जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य के लिए यहाँ मेघ को मेहमान की उपमा दी गई। अन्य जो शब्द हैं, हमने भावार्थ के साथ आपको बताया था कि अन्य शब्दों के भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो ये सारे अलंकारों से एक कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। जैसे पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों आए हों। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम के, यहाँ पर क्षितिज अटारी दोनों रूपक अलंकार हैं। मेघ आए दामाद के रूप में, तो यहाँ मेघ को दामाद की उपमा दी गई है। ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार, काव्य सौंदर्य में अलंकार पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको पूरा अलंकार पाठ पढ़ना होगा। एक बार आप अलंकार किसे कहते हैं और किस तरह से काव्य में प्रयोग किए जाते हैं, अगर ये आप जान गए तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आज के लिए ही नहीं, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो मेघ आए कविता में जो नए उपमान है, उपमा अलंकार के साथ साथ इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार के प्रयोग किए गए हैं। दूसरा है सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं कि मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है? मानव से रिलेटेड, अर्थात निर्जीव को सजीव के रूप में चित्रित करना। मेघ आए बन के ठन के संवर के, मेघ बन ठन के संवर के आते हैं, तो कैसे आते हैं, उनकी साज सज्जा क्या है? तो एक तरफ तो हम जड़ पदार्थों की साज सज्जा दिखाते हैं कि कैसे नदियां उफनने लगती है, तालाब भर जाते हैं, जंगल में पेड़ जो हैं वो झुक झुक कर झांकने लगते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, धूल उड़ने लगती हैं, आदि आदि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। दूसरी तरफ उसी प्रकृति को हम मनुष्य से जोड़ते हैं, सजीव प्राणी से जोड़ते हैं। दामाद आए हैं, सज धज कर, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो इस तरह से पीपल जो है बूढ़े बुजुर्ग के रूप में उपस्थित हुआ है। तो जड़ पदार्थ को हम चेतन के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो हम मानवीकरण अलंकार होता है। प्रतीकात्मकता, अब इस काव्य सौंदर्य में प्रतीकात्मकता ने बहुत अधिक इस काव्य को सुंदर बनाया है। जैसे आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो नर्तकी, किशोरियां, जो गांव की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो इस तरह से प्रसन्न होकर दौड़ रही हैं, जैसे दामाद के आने पर उनका स्वागत कर रही हो नृत्य के माध्यम से। तो इस तरह सजीवता है, सजीव बिंब है। काव्य सौंदर्य में बिंब है। बिंब का अर्थ एकदम सजीव चित्र आपके सामने जब उपस्थित होता है। तालाब जो है वो सेवक है, कैसे परात भरकर पानी ला करके पैर धोता है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए,
उचकाना शब्द, कैसे ग्रामीण शब्दों का एकदम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना, जुहार करना, अभिवादन करना आदि आदि जो शब्द हैं एकदम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। तो इससे काव्य में सजीवता आती है, सौंदर्य आता है, तो कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। लताएं हैं जो पेड़ से लिपट जाती हैं और वो किवाड़ की ओर से नायिका जो बेटी है जिसके पति आ रहे हैं, तो वो कैसे छिप करके वहां पर अपनी व्यथा को रखती है, उलाहना देती है। तो यहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस के दो भाग हैं, संयोग और वियोग ना, विप्रलंभ श्रृंगार बोलते हैं इसको। जब रस आप पढ़ेंगे, सीबीएसई के छात्र छात्राओं के लिए रस पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है। आईसीएसई बोर्ड में आप काव्य सौंदर्य के लिए संक्षिप्त में भी प्रयोग कर देंगे तो आपका उत्तर सही तरीके से बन जाएगा। लेकिन सीबीएसई के छात्रों के लिए, जैक बोर्ड के छात्रों के लिए इसको व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है। आगे सबसे पहले वर्षा ऋतु, मेघ आता है वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु, ऋतु अर्थात भारत ऋतु प्रधान देश है। तो ऋतुएं क्या हैं? ऋतु कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की ऋतु हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुरानी कहते हैं, बसंत को ऋतुराज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऋतुओं में प्रकृति जो है वो दुल्हन की तरह सज जाती है और लोगों को आकर्षित करती है। जैसे राजा और रानी का सौंदर्य और समृद्धि जन जन के लिए बहुत आकर्षक होता है, वैसे ही वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु में प्रकृति पूरे सज धज के साथ उपस्थित होती है। तो मेघ, ये प्रश्न बनेगा ऋतुएं कितनी हैं? ऋतुएं हेमंत हैं, बसंत हैं, शिशिर हैं, ग्रीष्म है आदि 6 ऋतुएं जो है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको आपको तैयार रखने होंगे। बाकी पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जैसे मेघ आता है तो मेघ कैसे आ रहे हैं, उसका सजधज क्या है। तो हवाएं चलती हैं, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, नदी झूमने लगती है, तालाब भर जाते हैं, क्षितिज पर बिजली चमक रही है, बादल घने अंधकार की तरह छा गए हैं, धूल उड़ने लगती है, उसके आने की सूचना होती है, आदि आदि। ये आप देखते हैं, आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो कविता है ये किस प्रकार ग्रामीण रीति रिवाज को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ग्रामीण संस्कृति में हमारे जो रीति रिवाज हैं आज किस तरह से विलुप्त हो रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर कवि ने किस प्रकार लाया है। कैसे जब लोग आते हैं, मेहमान हो, दामाद हो, कोई भी बाहर से आता है तो पहले उल्लास के साथ उसका स्वागत करते हैं। बड़े बुजुर्ग जाते हैं उनको साथ लिवा करके लाने के लिए, आंगन में ला करके उनके पैर धुले जाते हैं। लोग उनके आने की खुशी में उत्सव रखते हैं, नृत्य गीत का आयोजन होता है। तो इस तरह से हमारे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो मेहमान के आने से, दामाद के आने से जो हमारे गांव में, हमारे घर में जो उत्साह और उत्सव का वातावरण होता है वो हमारे रीति रिवाज को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर एक घूंघट प्रथा, नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, एक घूंघट प्रथा ये हमारे गांव में आज भी बहुत सारे गांवों में घूंघट प्रथा है, शहरों में तो ना के बराबर है। तो घूंघट प्रथा, घूंघट जो है लज्जा का प्रतीक है, संकोच का प्रतीक है, जो नारियों के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। तो कवि ने बड़े ही सहजता से ग्रामीण संस्कृति, मुख्यतः कवि परिचय जब आप पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय जब कवि का पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कवि जो है वो सामाजिक संवेदनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट किए हैं, गद्य के माध्यम से भी और काव्य के माध्यम से भी। इस कविता में भी उन्होंने गांव और समाज को बड़े ही सुंदर तरीके से रखा है। तो प्रकृति का परिवर्तन, मेघ के आने से, मेघ आते हैं बन ठन के संवर के, तो उनका संवरना क्या है, सजना क्या है, क्षितिज अटारी का गहराना, इससे आप क्या समझते हैं। तालाब जो है किस तरह से जल भर करके क्यों लाता है, आदि आदि प्रश्न जो हैं आपके भावार्थ से बन सकते हैं। जब भी आप ध्यान से अपनी कविता को पढ़ेंगे, अपने पाठ को पढ़ेंगे, तो प्रत्येक पैराग्राफ को रेखांकित करते हुए उस पंक्ति से, उस पैराग्राफ से आप प्रश्न जरूर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि शिक्षक जो है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो जब शिक्षक क्या करते हैं, उत्तर लिखवाते हैं, बच्चों को
प्रश्न खुद देते हैं और उनसे उत्तर की अपेक्षा करते हैं, उत्तर बताते हैं। जबकि जैसा मुझे लगता है कि यदि बच्चे स्वयं प्रश्न का निर्माण करें तो उत्तर वो स्वयं लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण करना एक बहुत बड़ी कला है। और अगर आपने प्रश्न निर्माण कर लिया तो निश्चित ही उसका उत्तर आपको पता है, तभी आपके मन में प्रश्न निर्माण का भाव उठा। तो इस प्रकार आज की यह कक्षा जो है वह इस प्रश्नोत्तर के साथ, अगर आपको प्रश्न चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस प्रश्न के आपको उत्तर चाहिए, तो आपको हम वो निश्चित रूप से देंगे। आज की कक्षा इतनी ही, फिर मिलते हैं।